चलिए, स्वागत है आपका सुपर 100 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम सेट नंबर 27 पढ़ने वाले हैं। इसमें आपको साइंस के 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये आपके 25 क्वेश्चन रेलवे के विभिन्न एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये जितने भी प्रश्न है ये सभी प्रश्न PYQ प्रश्न है। सीरीज का नाम है दे दनादन ब्रह्मास्त्र। चलिए, सेशन शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए एक मोटिवेशन है जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा और आपको ऊर्जावान बनाएगा। वो मंजिल कहती है जा तेरे बस की बात नहीं। वो मंजिल कहती है जा तेरे बस की बात नहीं। ये हौसला कहता है ऐ मंजिल सुन तेरी इतनी औकात नहीं। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न एक है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? जो लौंग है तो लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है पौधे के मूल से, ऑप्शन बी है पौधे के तने से, ऑप्शन सी है फूल की कली से और ऑप्शन डी है फल से। तो जो लौंग होता है, लौंग ये आप फूल की कली से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फूल की कली से लौंग प्राप्त किया जाता है। चलिए, 2 नंबर प्रश्न है, विकिरण पायरोमीटर से कितनी तापक्रम मापा जाता है? यानी पायरोमीटर एक यंत्र होता है, उससे आप कितना तापमान माप सकते हैं। तो जो पायरोमीटर होता है ये उच्च तापमापी यंत्र होता है। जो पायरोमीटर होता है ये आपको उच्च तापमापी यंत्र होता है। यंत्र होता है, इससे आप 700 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को आप माप सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के ताप को यदि आपको मापना होगा तो पायरोमीटर का प्रयोग कीजिएगा। चलिए, 3 नंबर प्रश्न है, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ठोस कपूर जो है उससे यदि वाष्प बन रहा है तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है वाष्पीकरण, ऑप्शन बी है हिमीकरण, ऑप्शन सी है पिघलना और ऑप्शन डी है ऊर्ध्वपातन। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, सब्लिमेशन। यानी ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। यदि वाष्पीकरण की बात करें हम तो वाष्पीकरण क्या है? तो कहेंगे तरल पदार्थ पानी का गैस या वाष्प में बदलना, वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? तो कहिएगा वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण कहलाता है। यदि हिमीकरण पूछे आपका, हिमीकरण क्या है? तो हिमीकरण क्या है? तो कहिएगा द्रव्य पदार्थ का ठोस पदार्थ में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? तो कहिएगा हिमीकरण कहलाता है। पिघलना क्या है? तो पिघलना में क्या है? तो ठोस पदार्थ को, जब ठोस पदार्थ को गर्म लगे यानी गर्म किया जाए, यानी गर्मी से या तापमान से प्रभावित होकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है
तो उसे हम क्या कहेंगे, पिघलना कहेंगे। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न है, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग का नाम क्या है। यदि आपके बॉडी में आयरन की मात्रा कम हो जाए तो आप किस रोग का शिकार होइएगा। तो ऑप्शन ए है वणुकता का, ऑप्शन बी है रतौंधी का, ऑप्शन सी है रक्तहीनता का और ऑप्शन डी है तपेदिक का। तो यदि शरीर में आयरन की मात्रा कम हो जाए तो आपको रक्तहीनता बीमारी होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रक्तहीनता को एनीमिया भी कहा जाता है, एनीमिया बीमारी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, तो इसमें कहिएगा कि कमजोरी होता है, उसके बाद त्वचा पीली हो जाती है, ठीक है। तो एनीमिया में क्या होगा, तो त्वचा आपका पीला हो जाएगा और आपको कमजोरी महसूस होगा, ठीक है, और थकान महसूस होगा। यदि हम वर्णता के बात करें, कलर ब्लाइंडनेस, तो कलर ब्लाइंडनेस में कलर ब्लाइंडनेस क्या है, तो कहिएगा यह आनुवांशिक बीमारी है। क्या है, आनुवांशिक बीमारी है। इसमें क्या होता है, तो इसमें रोगी को लाल और हरा में पहचान नहीं हो पाता है, लाल और हरा का पहचान नहीं हो पाता है। लाल और हरा का पहचान नहीं कर पाएगा। यदि हम रतौंधी की बात करें, रतौंधी, तो रतौंधी कहिएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी होगा, विटामिन ए की कमी से क्या होगा, तो कहिएगा रतौंधी होगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल, तो ये याद होना चाहिए। यदि हम तपेदिक की बात करें, तो तपेदिक को क्षय रोग भी कहा जाता है, क्षय रोग भी कहा जाता है, या इसे आप टीबी कह सकते हैं, टीबी भी कहा जाता है, ठीक है। टीबी अभी किस जीवाणु के कारण होता है, तो जीवाणु का नाम पूछता है, जो तपेदिक किस जीवाणु के कारण होता है, तो याद रखिएगा ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण आपका क्या होगा, तो तपेदिक रोग होगा, क्षय रोग होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। तो आणविक संगठन के आधार पर यदि उष्मा का संप्रेषण हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो ऑप्शन ए है चालन कहेंगे, ऑप्शन बी है संवहन कहेंगे, ऑप्शन सी है विकिरण कहेंगे और ऑप्शन डी है प्रकीर्णन कहेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा संवहन, ठीक है। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुलकर अम्लीय बनाती है। तो कौन सी गैस है जो जल में घुल के अम्लीय बनाएगी, तो ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन, सॉरी ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इस जल में घुलेगा तो अम्लीय का निर्माण करता है, यानी जब हम
H2O और CO2 को जब मिलाएंगे तो अम्ल बनेगा। ठीक है, चलिए। तो 7 नंबर प्रश्न है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है, यानी गाय का दूध पीला क्यों होता है? तो ऑप्शन ए है ज़ैंथोफिल के कारण, ऑप्शन बी है राइबोफ्लेविन के कारण, ऑप्शन सी है राइब्यूरोस के कारण और ऑप्शन डी है कैरोटीन के कारण। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कैरोटीन के कारण। गाय का जो दूध होता है वो हल्का किस रंग का होगा? तो कहेंगे हल्का पीला रंग के होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। यदि ज़ैंथोफिल की बात करें, ज़ैंथोफिल क्या है? तो कहेंगे यह एक प्रकार का वर्णक है, यह एक प्रकार का वर्णक है, यानी पिगमेंट है जो पौधे और कुछ जानवर में पाया जाता है। कुछ जानवर में पाया जाता है। अब इस ज़ैंथोफिल के कारण क्या होगा? तो कहिएगा पौधे का जो रंग है वो पीला होगा या गुलाबी होगा या नारंगी होगा। ठीक है, उसके बाद है राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन क्या है? तो कहिएगा विटामिन B2 के रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होगा? तो कहिएगा राइबोफ्लेविन होगा। ठीक है, चलिए। 8 नंबर प्रश्न है, श्यानता की इकाई क्या है? श्यानता, यदि विस्कोसिटी की यूनिट पूछे, मात्रक क्या होता है? ऑप्शन एक है पॉइज, ऑप्शन बी है पास्कल, ऑप्शन सी है पाइजूली और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो श्यानता का जो सही मात्रक होता है वो पॉइज होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि पास्कल पूछे, पास्कल, तो कहिएगा दाब का ऐसा ही मात्रक होता है, यानी प्रेशर का मात्रक क्या होगा? तो कहिएगा पास्कल होगा। दाब का मात्रक पास्कल होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तरल अवस्था में पाई जाने वाली, तो तरल यानी लिक्विड की बात करें, लिक्विड, तो देखिए लिक्विड अवस्था में एक तो धातु भी होता है, एक अधातु भी होता है। तो यदि हम मेटल की बात करें और नॉन मेटल, तो धातु में क्या हो जाएगा? तो कहिएगा पारा होगा। धातु में क्या होगा? पारा, जो एक ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और नॉन मेटल में यानी अधातु में पूछे तो कहिएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ब्रोमीन। यदि हम ब्रोमीन के एटॉमिक नंबर पूछ ले, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक, तो ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो कहिएगा 35 होता है। 35 होता है। यदि नाइट्रोजन के पूछे, नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? तो कहिएगा 7 होता है, 7 होता है, 7 होता है। किसका? नाइट्रोजन के। यदि फ्लोरीन के पूछे, फ्लोरीन के, तो फ्लोरीन के कितना होगा? तो कहिएगा फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर होता है 9।
फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर 9, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होगा, तो ये सब याद रखिएगा 9। उसके बाद क्लोरीन के पूछे एटॉमिक नंबर, तो क्लोरीन के एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें भरपूर मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है, यानी आयरन एलिमेंट पाया जाता है। ऑप्शन ए है नारंगी में, ऑप्शन बी है अंडे में, ऑप्शन सी है हरी सब्जियां में, और ऑप्शन डी है दूध में। तो भरपूर मात्रा में जो आयरन मिलता है वो हरी साग सब्जियां में मिलता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। हरी सब्जी में ज्यादा मात्रा में आयरन रहता है। 11 नंबर प्रश्न है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट यानी अपमार्जक डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा। तो जब आप शुद्ध जल में अपमार्जक डालिएगा तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसका जो पृष्ठ तनाव है वो घट जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न है, बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो जो बैटरी होता है, बैटरी चार्जेबल बैटरी होता है। ठीक है, तो इस बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो जो चार्जेबल बैटरी होता है उसमें H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। इस H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंसुलिन उत्पादित होता है। तो इंसुलिन जो उत्पादित होता है, यानी इंसुलिन कहां से उत्पादित होता है। ऑप्शन ए है पीयूष ग्रंथि के द्वारा, ऑप्शन बी है पित्ताशय के द्वारा, ऑप्शन सी है आंत के द्वारा, और ऑप्शन डी है पैनक्रियाज के द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो पैनक्रियाज है ये इंसुलिन उत्पादन करता है। यदि इंसुलिन के कमी से क्या होगा, तो मनुष्य में इंसुलिन की कमी हो जाए, इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या होगा, तो हम कहेंगे मधुमेह बीमारी होगा, मधुमेह रोग होगा। ठीक है, तो इंसुलिन के कमी से क्या होगा, तो मधुमेह बीमारी होगा। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है, हम दलदली सड़कों पर किसके कारण फिसलते हैं। ठीक है, तो किसके कारण आप फिसलिएगा दलदली, यदि आप सड़क पर चल रहे हैं। ठीक है, यदि सड़क पर चलना है तो जिस सड़क पर घर्षण ज्यादा होगा उस सड़क पर आप तेज में दौड़ सकते हैं। यदि घर्षण कम है तो वहां पे आप तेज में नहीं दौड़ पाइएगा। यदि आपको टाइल्स पर दौड़ने के लिए कहा जाए तो आपका पैर जो है वो फिसल जाएगा, क्योंकि टाइल्स और पैर के बीच घर्षण कम लगेगा, जिसके कारण आप दौड़ नहीं सकते हैं, फिसल सकते हैं। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है कि हम दलदली सड़क पर किसके कारण फिसल जाते हैं, वो कारण क्या है। तो ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ऑप्शन बी है अपेक्षित वेग के कारण, ऑप्शन सी है घर्षण की कमी के कारण, और ऑप्शन डी है घर्षण के अधिकता के कारण। तो ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा, घर्षण के कमी के कारण। घर्षण के कमी के कारण क्या होगा, तो आप वहां फिसल जाइएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। जो फॉर्मिक अम्ल है, ठीक है, तो ऑप्शन ए है दीमक, ऑप्शन बी है तिलचट्टा, ऑप्शन सी है लाल चींटी, और ऑप्शन डी है मच्छर। तो फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा स्रावित होगा, तो कहेंगे लाल चींटी के द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और समझिए या तो हम फॉर्मिक अम्ल कहे, फॉर्मिक अम्ल, या मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, ये जो दोनों अम्ल होता है, ठीक है, ये आपको चींटी के डंक में पाया जाएगा। चींटी के डंक में या
मधुमक्खी के डंक में। तो मधुमक्खी के डंक में या चींटी के डंक में कौन एसिड पाया जाता है? तो कहिएगा फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो जब नेत्र में प्रकाश पहुंचता है तो उसका नियंत्रण किस अंग के द्वारा किया जाएगा? तो जब आप महसूस किए होंगे कि जब आप धूप से छांव में जाइएगा तो कुछ समय के लिए आपको धुंधला दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों दिखाई देता है? तो क्योंकि ऐसा इसलिए दिखाई देता है कि आप एक बैग धूप में है और छांव में जाइएगा तो कुछ सेकंड के लिए आपको धुंधला दिखाई देगा और फिर कुछ समय के बाद यानी कुछ सेकंड के बाद फिर फ्रेश दिखने लगता है। तो यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन डी जो है ये आइरिस। तो इसका नियंत्रण कौन करेगा? तो कहेंगे आइरिस करेगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि हम कॉर्निया की बात करें ऑप्शन ए कॉर्निया, तो कॉर्निया क्या है? तो कहिएगा नेत्र दान में, जो नेत्र दान होता है तो नेत्र दान में आंख का कॉर्निया भाग दान किया जाता है। ठीक है, यदि रेटिना की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? तो कहिएगा यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए। 17 नंबर प्रश्न है, बल गुणनफल है किसका? बल किसके बराबर होता है? तो वही पूछ रहा है बल किसका गुणनफल है? तो बल बराबर यानी F इक्वल टू क्या होता है? तो कहेंगे M इंटू ए। M इंटू ए होता है। M क्या है? तो कहिएगा द्रव्यमान है, द्रव्यमान है। और ए क्या है? तो कहिएगा त्वरण है। तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहेंगे? तो कहिएगा बल कहेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न है कि जो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो जब फल को कृत्रिम रूप से पकाएंगे, ठीक है, कच्चे फल को तोड़ के, ठीक है, और उसे जब हम पकाएंगे तो उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन ए है एथेन का, ऑप्शन बी है एसिटिलीन का, ऑप्शन सी है प्रोपेन का और ऑप्शन डी है मीथेन का। तो उसमें आप एसिटिलीन गैस का प्रयोग कीजिएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि एथेन की बात करें तो पूछ लेता है आपका जे एथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कहिएगा C2H6। C2H6 क्या है? तो इथेन का रासायनिक सूत्र है। एथेन कहिए या इथेन कहिए, ठीक है, एथेन कहिए या इथेन कहिए, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो C2H6 है। यदि हम प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कहिएगा C3H6। C3H6 क्या है? तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। और मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कहिएगा CH4। CH4 मीथेन का रासायनिक सूत्र है। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि का संबंध शरीर की उत्तेजना से है? ठीक है, तो किसी व्यक्ति में उत्तेजना पैदा करना, ठीक है, उत्तेजना पैदा करना किस ग्रंथि का कार्य है? तो ऑप्शन है औकु ग्रंथि, ऑप्शन बी है अग्नाशय, ऑप्शन सी है आदिवृक्क ग्रंथि और ऑप्शन डी है पीयूष ग्रंथि। तो वो जो उत्तेजना पैदा करता है, ठीक है, वो आपको क्या है? एड्रिनल ग्लैंड है यानी अधिवृक्क ग्रंथि है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? यानी विद्युत का यूनिट पूछ रहा है कि जो विद्युत का ऐसा यूनिट क्या होता है? ऑप्शन ए है एम्पियर, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है वोल्ट और ऑप्शन डी है कूलम। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो कहेंगे
विद्युत का, यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। यदि ओम पूछे, ठीक है, ओम, तो कहिएगा ओम किसका एसआई मात्रक है, तो कहिएगा विद्युत प्रतिरोध का, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ठीक है। यदि वोल्ट पूछे, वोल्ट किसका मात्रक है, तो कहिएगा विभवांतर का, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। उसके बाद विद्युत विभव का, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। उसके बाद विद्युत वाहक बल का, तो विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, तो कहेंगे वोल्ट होता है, यानी ईएमएफ। कूलम्ब, कूलम्ब किसका मात्रक है, कूलम्ब, तो कहेंगे विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछे तो कहिएगा कूलम्ब कहिएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है, तो नाइट्रोजनीय उर्वरक कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए है यूरिया, ऑप्शन बी है अमोनिया सल्फेट, और ऑप्शन सी है अमोनियम नाइट्रेट, और ऑप्शन डी है सुपर फॉस्फेट। तो इसमें किसमें नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होता है, ई पूछा है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो सुपर फॉस्फेट होता है उसमें नाइट्रोजन नहीं रहता है। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है, ठीक है। तो होम्योपैथी के संस्थापक कौन है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हैनीमैन, हैनीमैन ऑप्शन डी हो जाएगा। इन्होंने, हैनीमैन ने होम्योपैथी के बारे में 1755 ईस्वी में जानकारी दिए थे, ठीक है। इसलिए इन्हें होम्योपैथी के संस्थापक के रूप में हैनीमैन को जाना जाता है, हैनीमैन, ठीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, बल की एसआई यूनिट क्या है, तो बल की एसआई यूनिट क्या होता है, तो बल की एसआई यूनिट न्यूटन होता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि केल्विन पूछे, केल्विन किसका मात्रक है, तो ताप का एसआई मात्रक, ताप का मात्रक, यानी ताप का मात्रक केल्विन कहिएगा, ताप का मात्रक केल्विन। पास्कल किसका, तो कहिएगा दाब, दाब के मात्रक पास्कल। वोल्ट, तो वोल्ट वही विद्युत विभव, विद्युत विभव। उसके बाद विभवांतर, उसके बाद विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है, यानी ऑक्सीजन किसमें नहीं होता है। ऑप्शन ए है हेमेटाइट, ऑप्शन बी है बॉक्साइट, ऑप्शन सी है क्रायोलाइट, और ऑप्शन डी है कैल्साइट, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो क्रायोलाइट होता है, क्रायोलाइट, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। अब चलिए देखते हैं इसे। यदि हेमेटाइट की बात करें, हेमेटाइट के, तो हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है, तो कहिएगा Fe2O3, Fe2O3, ये हो गया आपका हेमेटाइट के रासायनिक सूत्र, तो इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। यदि बॉक्साइट की बात करें, बॉक्साइट, तो हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो कहिएगा ये क्या है, तो लौह का अयस्क है, यानी लोहा का अयस्क है। यदि बॉक्साइड की बात करें, तो बॉक्साइड के Al2O3 और 2H2O, तो इसमें भी ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये क्या है, तो कहेंगे ये बॉक्साइड के रासायनिक सूत्र है। और बॉक्साइड किसका अयस्क होता है, तो कहिएगा एल्यूमिनियम का
एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। यदि हम क्रायोलाइट की बात करें तो क्रायोलाइट के रासायनिक सूत्र कितना होगा, तो क्रायोलाइट के रासायनिक सूत्र याद रखिएगा, इसका होता है Na3Al F6 तो इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, ठीक है, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है। यदि कैल्साइट की बात करें तो कैल्साइट को ही हम क्या कहते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। तो CaCO3 इसको क्या बोलेंगे, तो कहिएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। चलिए 25 नंबर प्रश्न एवं लास्ट प्रश्न है, बौने पौधे को किसके प्रयोग से लंबा किया जा सकता है। तो यदि प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, बौना है, छोटा है, उसे बड़ा करना है, तो किसका उस पर छिड़काव कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है जिब्रेलिन का, ऑप्शन बी है ऑक्सिन का, ऑप्शन सी है साइटोकिन का और ऑप्शन डी है डोर्मिन का। तो बौने पौधे का लंबा करना है, ठीक है, तो साइटोकिनिन का छिड़काव किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, साइटोकाइनिन